हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटीए सीरीज के रास्ते पे हैं। अकाउंट्स का टाइम है, डे 7 पार्ट 1 अकाउंटेंसी। दो चैप्टर हम आज खत्म करेंगे। एक तो है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। प्रोविजन एंड रिजर्व बुक के हिसाब से थोड़ा सा बाद में है, बीच में डेप्रिसिएशन वगैरह और चैप्टर्स हैं। लेकिन क्योंकि ट्रायल बैलेंस ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको एक वीडियो या आधा घंटा दिया जाए, तो मैंने इसके साथ प्रोविजन एंड रिजर्व भी साथ में लगा दिया है। ये वैसे भी तो करना ही था, डेप्रिसिएशन में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑर्डर तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, उसकी टेंशन मत लो। सबसे पहला काम जो, या सबसे पहले चैप्टर जो हम इस वीडियो में उठाएंगे वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो भाई, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो सारी चीजें देखी। फिर उसके बाद जर्नल बनाना सीखा, जर्नल के बाद लेजर पे आए, लेजर के बाद हमने कैश बुक और अदर बुक्स देखी। ये सारा काम हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप एक अकाउंटेंट को करना होता है वो है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस क्या है? ये लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस है ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट बनानी है आपको, एक जगह वो लिखने हैं, एक के नीचे एक लिखने हैं। अब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कहां से पता चलेंगे? लेजर से, करेक्ट। और लेजर कब बनेगा? या तो जर्नल या कैश बुक और अदर बुक्स बनाने के बाद लेजर बनेगा, और लेजर से जो बैलेंसेस आएंगे वो आप इस ट्रायल बैलेंस में लिखोगे, taken from the ledger. So what is trial balance? Trial balance is the list of debit and credit balances of the accounts taken from the ledger. अब कुछ points to remember हैं, याद रखने के लिए points ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। सबसे पहली बात तो यह कि यहाँ लिखा है balances of the accounts taken from ledger, लेकिन कैश और बैंक बैलेंसेस लेजर से ना लेके कैश बुक में से लिए जाता है। मैंने आपको जब लेजर बनवाया था या जब लेजर का चैप्टर कराया था, तो मैंने आपको कहीं भी कैश अकाउंट बनाने को नहीं बोला, मैंने आपसे कहीं भी बैंक अकाउंट नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि वो सारा काम हमने उससे अगला चैप्टर कैश बुक में किया था। आपको याद है, हमने एक बुक बनाई थी कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो उसमें जो डबल कॉलम कैश बुक थी उसमें कैश और बैंक बैलेंसेस दोनों ही लिखे गए थे। तो एक बार कैश बुक बन जाने के बाद दोबारा से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाया जाता नॉर्मली, जब तक क्वेश्चन में दिया ना जाए। तुम 12th में आ जाओ, तुमसे अलग से बैंक अकाउंट भी बनवाएंगे, वो केस दूसरा होता है, ये केस दूसरा है। लेकिन जनरली 11th में जो तुम्हारे सिलेबस में है वो ये है कि तुम अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जब तक नहीं बोला तब तक नहीं बनाओगे। तो जो भी बैलेंसेस कैश और बैंक के उठाने हैं वो उठाए जाएंगे कैश बुक में से। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखने का लिए दिया गया है वो है क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? देखो भाई, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब 31 मार्च को 1 अप्रैल की बात करते हैं पहले। तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक है वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वहां से ईयर चालू हो रहा है हमारा। उसके बाद जो 31 मार्च को स्टॉक बच गया हमारे पास वो है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमारा साल खत्म हो रहा है। ये 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? बात सही है। तो क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट में ऐसा क्या खास है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर ना देके नीचे दिया हुआ होता है अलग से, ठीक है, जैसे फुटनोट वगैरह हम लिखते हैं, या एज एन एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है, तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे और बैलेंस शीट में डालोगे, एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बैलेंस शीट के साथ आप क्लियर हो, जिसमें एसेट और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, बरोबर। तो या तो आप एसेट्स में डालोगे क्लोजिंग स्टॉक को, और आप क्या करोगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस क्या है ये देखो, फॉर्मेट देखना, ये पूरा फॉर्मेट एक टेबल के अंदर बंद होता है। तो इस टेबल के अंदर अगर ये क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी ट्रायल बैलेंस है उसमें जितने भी अकाउंट्स आएंगे वो सब अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिखे जाएंगे। मतलब सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी उस अकाउंट के साथ हो चुकी है, क्योंकि हम बैलेंस कहां से उठा रहे हैं? लेजर से। और कब उठा रहे हैं? साल के एंड में। तो सारी ट्रीटमेंट अकाउंट में हो चुकी है। तो ट्रायल बैलेंस में जब भी कोई अकाउंट का बैलेंस लिखा जाएगा तो वो फाइनल बैलेंस होगा। इसी केस के चलते अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ट्रीटमेंट ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस में
क्लोजिंग स्टॉक है तो वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा। ये पॉइंट मैं यही बता रहा हूं, 2-3 बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे नहीं बताऊंगा, और आगे जब फाइनल अकाउंट्स बनाने की बारी आएगी तो ये पॉइंट में सबसे ज्यादा गलती होगी, इसलिए अभी ध्यान से सुन लो 2-3 बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स जो है वो हमारे किस नेचर का है, ये हमारे रेवेन्यू नेचर के अकाउंट्स हैं, इसी कारण क्रेडिट होते हैं ये इनकम और गेन्स। अब मेरे को कैसे पता चला क्रेडिट हो गए, तो यार भूलो मत, मैं तुमको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करवा चुका हूं। तो ट्रायल बैलेंस में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बिना उस वीडियो के तुम ये चैप्टर कर ही नहीं सकते। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट की बात हो रही है वो किस नेचर का अकाउंट है और उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो तुमको अकाउंट के बैलेंसेस बताएगा और तुमको ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, दैट्स वेरी इजी, या फिर वो सिर्फ अकाउंट के बैलेंसेस लिख के देगा, तुम्हें ये नहीं बताएगा कि डेबिट है या क्रेडिट है। तब तुमको ये पता लगाना पड़ेगा कि अच्छा ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू नेचर का है, ये लायबिलिटी नेचर का है, ये दोनों क्रेडिट होंगे, तब तुम्हें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाना पड़ेगा। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो तुमको गलत ट्रायल बैलेंस बना के देंगे और तुमसे कहेंगे कि इसको सही करो, तो वहां पे भी तुम्हें पता होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इसने क्रेडिट करके लिख रखा है, तो अब हम सही करते वक्त इसको डेबिट कर देंगे। ये सारी चीजें तुम्हें मालूम तभी होंगी जब तुम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से पढ़ के आए हुए होगे। उसी तरीके से इनकम और गेन्स जो है वो हमारे रेवेन्यू नेचर के अकाउंट है और ये क्रेडिट बैलेंसेस रखते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये एक्सपेंस नेचर के अकाउंट हैं और ये डेबिट बैलेंसेस रखते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ये गलती ट्रायल बैलेंस में होती नहीं है। फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप सारे अकाउंट्स के नाम लिखते हो एक के नीचे एक, लेजर फोलियो का कॉलम जैसे कि हमने अभी तक खाली छोड़ा है, अब इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ेंगे। फिर आता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जिन जिन अकाउंट के डेबिट बैलेंस है वो यहाँ पे लिखो, जिन जिन के क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ पे लिखो। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, मतलब डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिजनेस की अकाउंटिंग में कोई गलती है तो ये नहीं होगा, उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और जितना भी डिफरेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे जब हम एक चैप्टर आपकी कोर्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जिन भी अकाउंट के डेबिट बैलेंस है वो इस कॉलम में और जिनकी क्रेडिट बैलेंस है वो इस कॉलम में आपको लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक के मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट बनाए। इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस तब क्या ट्रीटमेंट होगा, आपको पता है कि वो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और अगर इफ इट इज नॉट इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के नीचे है, नीचे दिया हुआ है पॉइंटर्स के फॉर्म में, एडजस्टमेंट के फॉर्म में, तो बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये जाएगा। तो ये 2 ट्रीटमेंट है क्लोजिंग स्टॉक के, और इतना ही है बस ट्रायल बैलेंस में। कोई क्वेश्चन कराने लायक वर्थ नहीं है, क्योंकि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, कोई ट्रिक नहीं लगानी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट दिमाग में रखना है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्वेश्चन ना कराने का इस चैप्टर से एक रीजन ये भी है क्योंकि इस चैप्टर का कभी क्वेश्चन आता नहीं है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपको बाकी बड़े चैप्टर्स में हेल्प करने के लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया एज अ बेसिक। तो इसके हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो एक काम और करेंगे इस वीडियो में, जो मैं आपको बता चुका हूं, वो है कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे जो है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लायबिलिटी और लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब प्रॉफिट में से ये पैसा निकाला ही जाएगा चाहे कुछ हो जाए। चार्ज का मतलब यही है कि जैसे आपको चार्जेस पे करने ही करने हैं, ऐसे ही जितने भी प्रोविजंस है वो आपको प्रॉफिट में से निकालना ही निकालना है, भले ही फिर आपको लॉस भी क्यों ना हो रहा हो। अगर ये प्रोविजंस दिए गए हैं तो आपको ये प्रोविजंस अप्लाई भी करने पड़ेंगे। अब प्रोविजन का मतलब क्या है कि आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग रख लेते हो एज अ चार्ज, जो निकालना ही निकालना है, ताकि आप आगे आने वाली किसी लायबिलिटी या लॉस से लड़ सको, उसकी भरपाई कर सको।
वहीं अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये नीचे वाला एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये सिर्फ तभी बनाया जाएगा, ये रिजर्व सिर्फ तभी क्रिएट किए जाएंगे जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो ये रिजर्व्स नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रोविजंस लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो बनाना है तो मतलब बनाना है। प्रोविजन क्यों बनाया जाता है या किस पर्पज के लिए बनाया जाता है? जब हम कोई एक्सपेक्टेड लॉस हमको गुड करना हो, मेकिंग लॉस गुड, हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है, इंश्योरेंस वाले चैप्टर में। उसका क्या मतलब होता है कि कोई नुकसान हमें हुआ है, अब हमें उसकी भरपाई करनी है। मेरे 10 लाख का सामान जल गया तो 10 लाख रुपए का वैसे तो मेरे लॉस हो गया, लेकिन अगर मैंने उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना के रख रखा है तो मैं वहां से पैसा निकाल सकता हूं और अपने लॉस को कम कर सकता हूं। दूसरा, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट को यूज करते करते रहते हो ना तो उसकी वैल्यू में कमी होती है। जैसे आप गाड़ी खरीद के लाओ, गाड़ी सपोज 10 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, उसको जैसे जैसे आप यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और 5 साल बाद 6 साल बाद जब उसको बेचोगे तो वो 10 लाख की गाड़ी मुश्किल से 3 या 4 लाख में जाएगी। तो रीजन यही है कि यूज करते करते एसेट्स की वैल्यू कम होती है और इस कम होती हुई वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कि भाई कम होनी है, तो हम इसके अगेंस्ट पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं। जब मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, मेरे को पता है 5 साल के बाद ये गाड़ी मेरे को बेचनी पड़ेगी और मेरे को नई गाड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अभी से ही कुछ पैसे जमा करना चालू करूंगा ताकि 5 साल बाद जब मेरे को दूसरी गाड़ी खरीदनी पड़े तो मेरे ऊपर एकदम से बर्डन ना आए कि यार अभी 10 लाख का खर्चा आ गया। जो मैंने पैसे सेव कर रखे हैं मैं उनमें से पैसे निकाल के और जो पुरानी गाड़ी मेरी बिकेगी वो पैसे लेके अपना नई गाड़ी का काम कर सकता हूं। इसको फाइनेंशियल एजुकेशन भी बोलते हैं। अब मतलब जो कि इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है कि कैसे एक बंदे को अपने फाइनेंस मैनेज करने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे या कॉर्पोरेट लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे आप पढ़ाई के तौर पे पढ़ लेते हो, पर इंडिविजुअली कैसे एक इंसान को अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, वो इंडिया में अभी उस एजुकेशन की कमी है। लेकिन वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया है कहीं से कहीं से ही है। तो अगर आप चाहो तो ये सारी चीजों को अपनी असली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी मम्मी पापा ने तुम्हें फोन दिलाया, 10th के बाद अच्छे नंबर आए, ठीक है, कुछ को नहीं दिलाया, कुछ को दिलाया, तो मैं पता है भाई ये फोन मैं 2 साल से ज्यादा चलाऊंगा नहीं, 12th के बाद मैं नया फोन लूंगा। तो अभी से ही थोड़े थोड़े अपने पैसे जोड़ने चालू करो, कोई रिश्तेदार वगैरह देके जाता है, ताकि जब 2 साल बाद 12th में तुम आओ, अब तो खैर 1 ही साल रह गया, तो जब तुम 12th में आओ, अच्छे नंबर लेके आओ, फोन मिलने की बारी आई, तो जो मम्मी पापा पैसे देंगे वो तो है ही, तुमने जो पैसे सेव कर रखे हैं वो भी उसमें ऐड अप करके तुम एक और अच्छा और महंगा फोन खरीद सको। तो ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं, आपको काम में आ जाती हैं अगर आप ये इनको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट क्यों प्रोविजन बनाया जाता है वो है जब लायबिलिटी नोन टू बी राइजिंग हो। मतलब आपको कोई पता है कि ये लायबिलिटी है और ये आने वाली है, तो मैं उसके खिलाफ अभी से ही अपने पास प्रोविजन बना के चलूंगा। जैसे एक एग्जांपल में अगर आपको देना चाहूं तो एक आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे मेरे को पता है कि बीइंग अ बिजनेसमैन अगर मैंने 10,000 का उधार बेच रखा है सामान, तो मेरे को पता है कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैसे देंगे ही नहीं वापस, या उनसे पैसे आने थोड़े मुश्किल हैं। होते हैं ना ऐसे जो पैसे नहीं देते, उधारी पे सामान ले जाते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि भाई अगर मैंने 10,000 का सामान उधारी पे दिया है तो उसमें से 2,000 रुपए तो मेरे आने वाले हैं नहीं। 2,000 रुपए तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे डूबेंगे ही डूबेंगे। तो उस केस में जब मेरे को पता है मेरे पैसे डूबेंगे और अभी मेरे हाथ में पैसे हैं, तो मैं अभी से ही पैसे सेव करना चालू करूंगा, ताकि जब पैसे लेने का बारी आई और सामने वाले ने अगर मना भी कर दिए तो मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे ऑलरेडी रखे हैं जिसको यूज करके मैं अपने लॉस को कम कर सकता हूं। नेक्स्ट आता है टॉपिक रिजर्व्स। रिजर्व क्या? इट इज एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने बताया कि जब प्रॉफिट होगा ये सिर्फ तभी लिए जाएंगे। फॉर एनी नोन या अननोन कंटिंजेंट लायबिलिटी। यार देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब जिसका होना या ना होना हमको अभी तक पता नहीं है, और सामने भी यही टर्म लिखी है नोन या अननोन। और कंटिंजेंट का मतलब भी यही होता है नोन या अननोन, कि ये लायबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो मतलब इसमें डबल शब्द ऐसे यूज किए गए हैं जो पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, जो पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। तो रिजर्व्स का मतलब वही है कि
अगर मेरे पास अभी पैसा है तो मैं अभी पैसे जमा करके रखूंगा अपने पास अपनी जेब में, ताकि आगे आने वाली कोई भी नोन या अननोन लायबिलिटी का मैं सामना कर सकूं। जैसे हमको पता था, बिजनेस में पता है कि भाई कुछ चीजें तो होने ही वाली हैं, उसके खिलाफ मैं अगर अभी से ही पैसा जमा करने चालू हो जाऊं, अभी से ही जमा करना चालू हो जाऊं, जो मेरे को पता है कि 100% होंगी, तो उसको तो कहते हैं प्रोविजन। लेकिन अगर मेरे को थोड़ा डाउट है कि 50% ये हो सकती है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ही ना हो, 0% हो, तो 0 to 50% अगर श्योरिटी है तो हम फिर रिजर्व्स पे जाएंगे और तब हम ये लायबिलिटी के लिए ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट बनाएंगे। क्यों बनाया जाता है रिजर्व? फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, क्योंकि ये प्रॉफिट में से बनना है, तो जब प्रॉफिट होगा तब बनाएंगे, जब नहीं होगा तब नहीं बनाएंगे। जब ज्यादा पैसा है तो सेव करके रख लो बिजनेस को बड़ा करने के लिए। लेकिन प्रोविजन प्रॉफिट होगा तो भी बनाना है, लॉस होगा तो भी बनाना है, तो उसके साथ तो कोई ऑप्शन है ही। फिर है फॉर इंप्रूविंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस के पास ज्यादा रिजर्व रहेगा तो वो मुश्किल टाइम से अच्छा खासा लड़ सकता है। ऐसे कोरोना वाला टाइम है, जिस बिजनेस के पास अच्छा रिजर्व्स रहे, अच्छे कैश बैलेंसेस रहे, वो लोग बिजनेस को टिका पाए और इस मुश्किल समय को भी झेल पाए। जिनके यहाँ बहुत, जैसे बिजनेस स्टडीज में हमने ये टॉपिक अभी डिस्कस किया था कि कौन सा था हमारा, अभी किया नहीं था, सॉरी, आज की वीडियो में शायद होगा, जो आज दोपहर को आएगी वीडियो 2 बजे, 7.1 में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल होगी बिजनेस में तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बिजनेस के रास्ते में तो उसको डील करना आसान रहता है। फिक्स अगर वर्किंग कैपिटल कम है तो वो डील करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो वो सारी चीजें हैं, अभी आप दोपहर की वीडियो में भी कुछ ऐसा सही टॉपिक है अबाउट फाइनेंस, तो आप वहां पे भी पढ़ोगे। फिलहाल तो बिजनेस में अगर रिजर्व्स होंगे तो उसकी पोजीशन अच्छी होगी, उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अच्छा माना जाएगा, बैंक्स भी उसको आराम से लोन देने को तैयार होंगे, क्योंकि उसके पास इतना पैसा जमा है कि अगर लोन वाला पैसा डूब गया तो वो अपने पास से दे देगा, ऐसा बैंक सोचेगा। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि कोई लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, हम बहुत ज्यादा मान चुके हैं कि ये होएगी नहीं, फिर भी अगर 1% चांस है तो चलो रिजर्व बना के रख लेते हैं, तो उस केस में अगर वो लायबिलिटी हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए काम आ सकता है। मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसी, जैसे कि हमने बात करी, क्योंकि 1% 2% या बहुत कम चांस है उस लायबिलिटी के आने का, तो अगर वो लायबिलिटी आ जाती है तो उसको मीट करने के लिए, या कोई ऐसी लायबिलिटी आ गई, अनफोर्सीन कंटिजेंसी मतलब कोई ऐसी आ गई जिसका अनुमान ही नहीं था, एग्जाम्पल अगेन दिस कोरोना, जिसका अनुमान ही नहीं था होएगा, तो उससे डील करने में भी ये रिजर्व्स काम में आते हैं। फिर आता है मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म, हमने बात करी शेयर्स की, ठीक है, कि हमने नहीं करी, अरे यार मेरे को लग रहा है आज की बिजनेस की वीडियो पहले आनी चाहिए थी, अकाउंट्स की बाद में आनी चाहिए, क्योंकि ये अगेन शेयर्स वाला टॉपिक दोपहर में अभी आप देखोगे, तो चलो जब देखोगे तब देख लेना। मैं अभी थोड़ा सा आपको वो दे देता हूँ, बेस बना देता हूँ कि बिजनेस में जितना पैसा होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको शेयर्स बोला जाता है, और शेयर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो शेयर्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। अब कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसपे डिविडेंड फिक्स नहीं होता, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। उस केस में जब जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो शेयर होल्डर्स को खाली हाथ भेजने से अच्छा है कि हम अपने रिजर्व्स में से कुछ पैसा निकाल के उनको दे दें खुश रखने के लिए। तब ये रिजर्व्स काम में आते हैं जब हमें डिविडेंड को यूनिफॉर्म बनाना होता है, या अगर चलो हम खाली हाथ नहीं भी भेज रहे हैं तो पिछले साल हमने 10,000 का डिविडेंड दिया था, इस साल उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ 8,000 का हुआ, तो ये बचे हुए 2,000 कहां से आएंगे, ये हम अपने रिजर्व्स में से निकालेंगे। तो डिविडेंड को पे ऑफ करने में भी काम आता है। फिर आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कई सारे लॉज, कई सारे कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई कंपनी के पास या बिजनेस के पास इतनी % फिक्स होना चाहिए, इतना % रिजर्व्स होना चाहिए, कम से कम इतना रिजर्व्स होना चाहिए। तो वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी हमारा रिजर्व काम आता है। फिर रिजर्व्स की कैटेगराइज किया गया है, उनको बांटा गया है 2 क्लासेस में, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो जो रेवेन्यू सोर्सेज से आए, रेवेन्यू
जो हमारा दो सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, एक रेवेन्यू सोर्स, एक कैपिटल सोर्स, या मैं कहूँ रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। जब हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तब हमने रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम भी कुछ पढ़ा था। तो रेवेन्यू इनकम मतलब जो रेवेन्यू के सोर्सेज से आए, जो कि आए हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट से, और कैपिटल रिजर्व्स मतलब जो कि कैपिटल प्रॉफिट्स में से आए। तो दो सोर्सेज भी इन दोनों के अलग अलग है और दोनों का यूसेज भी अलग अलग है। फिर आता है कि भाई रेवेन्यू रिजर्व भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व मतलब वो जो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उसको कहते हैं जनरल रिजर्व। और स्पेसिफिक रिजर्व मतलब वो जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, उनका कोई स्पेसिफाइड पर्पस है, कोई एक पर्पस बता दिया, अब ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ क्या सीन है भाई कि ये जो रिजर्व है ये सिर्फ वर्कमैन को मतलब कौन, कंपनी में काम करने वाले, उनको कंपनसेशन देने के लिए ही यूज होगा। मतलब अगर उनको पैसे की जरूरत है तो ये उनको पैसा देने के लिए ही ये यूज होगा, इसके अलावा आप इसका यूज और कहीं नहीं करोगे। तो रेवेन्यू रिजर्व मत वो जो डिविडेंड की फॉर्म में बढ़ सके, और कैपिटल वो जो डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बढ़ सके। उसके बाद कैपिटल रिजर्व्स के क्या क्या एग्जांपल हैं, ये मैंने लिखे नहीं, मैं पढ़ देता हूं। एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब के समझो ये सारा तुम्हें नहीं पता कि ये चीजें क्या है, और 11th में पता चलेगा भी नहीं। ये सारे नाम तुमको तब पता चलेंगे जब तुम आ जाओगे 12th में और कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, तब तुम्हें ये सारा पता चलेगा कि भैया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, तब ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, इसलिए मैंने अभी इसको लिखा भी नहीं। रेवेन्यू रिजर्व्स डिविडेंड की फॉर्म में बढ़ जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, मैं अभी वही चेक कर रहा था बुक में। और कैपिटल रिजर्व मतलब वो जो कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो इन दोनों के मतलब, ताकि मैं भी दोबारा से गलती ना करूं और तुम्हारे दिमाग में भी क्लियर है, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? ये वो रिजर्व है जो ना ही कोई बिजनेसमैन जानबूझ के बनाता है और ना ही कहीं अकाउंट्स में दिखाई देता है। तो फिर ये रिजर्व कैसा हुआ? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एसेट जो है वो यूज करते करते उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो है डेप्रिसिएशन है। उसमें केस ऐसा होगा कुछ कि भाई साहब 10 लाख का मशीनरी खरीदी, उसकी वैल्यू हमने लगाई कि 10 लाख की मशीनरी है, 20 साल तक चलेगी, 20 साल बाद इसकी वैल्यू 20,000 रह जाएगी। अब हमने खरीदी कितने की, कहां लिखूंगा, यहां लिख देता, हमने खरीदी कितने की, 10 लाख की। 20 ईयर्स लेटर उसकी वैल्यू रह क्या जाएगी, 20,000। तो कितना लेस हो गया, 9,80,000 की जो वैल्यू है वो उसकी कम हो गई। इस वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और जब ये डेप्रिसिएशन हम एक्सेस में लगा देते हैं, एक्सेस में मतलब हमने एक गलत कैलकुलेशन कर ली, 20 साल के बाद इसकी वैल्यू 20,000 नहीं 2 लाख रहेगी। 20 साल के बाद इसकी वैल्यू 20,000 नहीं 2 लाख रहेगी। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने 1,80,000 या हमने इसकी वैल्यू कम मान ली है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो 20 साल बाद जब हम इसको बेचने के लिए जाएंगे तो हमारी बुक्स में ये इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई होगी, 20,000, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 लाख। तो 1,80,000 का जो हमको यहां पे प्रॉफिट होगा वो हम एज एन सीक्रेट रिजर्व बोलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम उसकी कैलकुलेशन एक्सेस में करता है, किसकी, डेप्रिसिएशन की। ये जो डेप्रिसिएशन हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, यही हमने ज्यादा कैलकुलेट कर लिया था। और कभी कभी बिजनेसमैन इसको जानबूझ के रखते हैं, जानबूझ के इसको ज्यादा, पता है गलत है फिर भी रखेंगे, क्योंकि इससे उनका प्रॉफिट कम दिखाई देता है तो उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है।
सीधी सी बात यह है। और बाद में जब 20 साल बाद की 20 साल बाद सोचेंगे, अभी की क्या सोच रहे हैं कि हमें प्रॉफिट कम दिखाना है, टैक्स कम देना है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे कि भाई साहब आपका डेप्रिसिएशन जानबूझ के ज्यादा दिखाया जाएगा। चलो खैर वो तो बात की बात है, वो हमारा काम नहीं है सोचने का। हमारा काम ये है कि जब डेप्रिसिएशन को हम ओवर वैल्यू कर देते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो उस केस में भी ये सीक्रेट रिजर्व बोला जाएगा। दूसरा, जब स्टॉक इन ट्रेड या गुडविल की हम अंडर वैल्यू करें, मतलब स्टॉक इन ट्रेड मतलब रास्ते में जो स्टॉक है, अभी हमने सामान खरीदा है, हमारे पास आया नहीं है रास्ते में, उसकी वैल्यू हम कम आंक लें, कम मान लें, या बिजनेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यू हम कम मान लें, तो वो भी हमारे हिडन प्रॉफिट को जन्म देती है, सीक्रेट रिजर्व को जन्म देती है। तो ये सारी चीजें अलग से बिजनेस में दिखाई जाती हैं। खैर टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, अकाउंटिंग वगैरह इसका कुछ है नहीं, और ना ही ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। विद दिस हमने 2 चैप्टर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, और इसी के साथ इस वीडियो का भी कंटेंट हुआ खत्म। विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। तो मेरा काम खत्म, आपका काम चालू। कि अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करना, आ गया तो लाइक करके बताओ कि हाँ भैया मेरे को समझ में आ गया आपने जो पढ़ाया, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियोस देखने का है, क्योंकि अभी तो डे 7 पार्ट 1 ही है, अभी डे 7 पार्ट 2, डे 8 पार्ट 1, डे 8 पार्ट 2, बहुत सारी वीडियोस रह रही हैं। पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।